Hello everyone, I am Lavpreet and today I will discuss about the news analysis of the Hindu and Indian Express that were published in 8 November 2025. Sorry. Okay. So first news is Supreme Court pushes for reform of colonial era property laws. So हमें ये पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको एबोलिश कर दिया गया था. ठीक है. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि कुछ कॉलोनियल एरा के जो प्रॉपर्टी राइट के जो लॉज हैं उनमें थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. तो इसने कोर्ट ने किसको डायरेक्ट किया है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन रीस्ट्रक्चरिंग सेंचुरी ओल्ड कॉलोनियल एरा लॉज. कौन कौन से लॉज हैं? पहला है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड तीसरा है स्टैम्प एक्ट 1899. तो इनमें बोला है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या चेंजेस हो सकते हैं. जो चेंजेस हैं वो इसमें करने के लिए बोला है. फिर आगे हम देखेंगे इसमें लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज लैंड इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट. तो लैंड क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है. तो प्रॉब्लम्स इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट का वेरी करता है. तो कोर्ट ने इनको बोला है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करिए. इसका बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें करना क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेज टू ऑफर एन अल्टरनेटिव पैराडिम बाय एनकोडिंग लैंड के टाइटल्स, ओनरशिप हिस्ट्रीज, एनकम्बरेंस एंड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर इन एन इम्यूटेबल एंड टाइम स्टैम्प्ड फॉर्म. ठीक है. तो ये बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना है. अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ना. ठीक है. साइंस एंड टेक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ठीक है. इसके बारे में एक बार पढ़ लेना क्या क्या होती है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं. फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है, क्योंकि आज ज़्यादा डिस्कस करने वाली न्यूज़ है नहीं. तो मैंने सोचा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा हम यूज कर लेते हैं. पहला है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए नॉन स्टैचुअरी बॉडी. अच्छा, ये नॉन स्टैचुअरी बॉडी क्यों है? क्योंकि किसी एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है और ना किया जाता है, क्योंकि ये जब ज़रूरत होती है तब टाइम से टाइम गवर्नमेंट इसको बनाती है. अगर पहले लॉ कमीशन की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, तो वो 1955 में आया था फॉर 3 ईयर्स के लिए. ठीक है. अगर हम ओवरऑल देखें कि पहला लॉ कमीशन कब बना था, तो वो ब्रिटिश एरा में बना था 1834 में. उसमें चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू बनाया गया था. उसमें लॉर्ड मैकॉले थे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लॉ कमीशन के? इट वर्क्स एज ए एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ठीक है. लॉ कमीशन अंडरटेक्स क्या करते हैं? ये रिसर्च करते हैं लॉ में, किसी भी लॉ में रिव्यू करते हैं उसको, एग्जिस्टिंग लॉ को. रिफॉर्म्स अगर कुछ बनाना है, करना है उसमें, उसको ये बताते हैं. और कोई अगर मान लो रिफॉर्म किया तो उसमें कुछ नए लेजिस्लेशन लाने हैं तो उसका जो रेफरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं. कभी कभी एक चीज़ और याद रखना, ऐसा नहीं है कि लॉ कमीशन को बनाया तो ये गवर्नमेंट के कहने पे ही मतलब काम करेंगे कि इस लॉ में आप रेक्टिफिकेशन कीजिए या मॉडिफाई कीजिए या रिफॉर्म कीजिए. एक और एलिमेंट इसका जो है वो शो मोटो. ठीक है. कि ये खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो लॉ है ये मॉडर्न है, नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम्स चल रही है, इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है. ठीक है. तो ये एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखना कि लॉ कमीशन खुद से भी डिसीजन ले सकता है. कंपोजिशन की बात करें तो कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसमें? तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं और 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग ए मेंबर सेक्रेटरी. ठीक. इट विल आल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स. तो होता क्या है
कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो लॉ कमीशन बनाया उसमें 5 ही लोग हैं और 5 लोग से काम चल जाएगा। कभी कभी एक्स्ट्रा एडिशनल वर्कलोड होता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए 5 एक्स्ट्रा पार्ट टाइम मेंबर्स बना बुलाए जा सकते हैं। फिर इसको जो लॉ कमीशन का जो हेड होता है वो कौन होगा? ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। देखिए क्या मतलब, इतना इसका इम्पोर्टेंस है कि इसको चेयर करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए या फिर चीफ जस्टिस चाहिए हाई कोर्ट का। ये नॉर्मल किसी कोर्ट के वकील को पकड़ के नहीं बिठा सकते यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है 21st लॉ कमीशन इन इट्स रिकमेंडेशन इन 2018 शेड दे। अब उन्होंने देखा जाए तो कब कब क्या हुआ है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है, अच्छा ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। तो लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है कि ये तो ना तो इसकी ज़रूरत है और ना ही डिज़ायरेबल है एट दिस स्टेज ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कोई खास देखने वाली चीज़ बस एक है कि अभी देखो काफ़ी टाइम से ये क्लाइमेट चेंज वाला जो फंडा है, क्लाइमेट चेंज वाला ये चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो प्रजेंटली जो पॉलिसीज़ हैं हमारे पास क्लाइमेट को टैकल करने के लिए, उसके बेसिस पे हम जो हमारा टारगेट है कि 21st सेंचुरी के एंड तक हम जो है 1.5 टू 2.0 जो पेरिस समिट हुई थी उसमें जो डिसाइड किया गया था कि 21st सेंचुरी के एंड तक हमारा जो टेम्परेचर का जो है वो हम थ्रेशोल्ड रखेंगे 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वो बोल रहे हैं कि अचीव नहीं हो पाएगा। मैं एट मैक्स 2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाएंगे अगर हमने जो अभी रिसेंटली जो पॉलिसीज़ हैं उसको अगर एडहेयर करके चले तो। फिर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कौन पब्लिश करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। वंदे मातरम का काफ़ी चल रहा है अभी, 158th एनिवर्सरी है इसकी, तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी चांसेस है क्वेश्चंस अच्छे बनने के। तो अभी हमने पहले क्या देखा था? पहली चीज़ वंदे मातरम जो है वो किन्होंने लिखा था? तो हमने देखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, उन्होंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद 1875 में, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लिखा गया था। और 1882 का जो आनंद मठ, ठीक है, उनका जो नॉवल था उसमें ये था, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि दिसंबर 1923 में जो कांग्रेस का एक यहाँ पे एक थोड़ा वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, फैक्ट प्रीलिम्स के लिए, कि दिसंबर 23 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था काकीनाडा में, ठीक है, वहाँ पे गांधी जी वाज इन यरवाड़ा प्रिजन। मौलाना मोहम्मद अली उनको प्रिजाइड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और उस समय जो सीनियर्स लीडर्स थे लाइक मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल और कस्तूरबा गांधी, वो भी उस सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद हमने ये भी देखा था पहले कि जो वंदे मातरम है उसको एज ए नेशनल सॉन्ग, ठीक है, कब दिया गया दर्जा? जो था 26 जैन 1950 को, ठीक है। तो ये डेट्स जो है हमें याद रखनी है। ये रहा, यहाँ पे लिखा भी है जनवरी 24 1950 को, ठीक है। आगे देखते हैं, माओइस्ट इंसर्जेंसी इज़ डाइंग। तो हुआ क्या एक्चुअली, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, तो कुछ फैक्ट्स के लिए हम देख लेते हैं। माओइस्ट इंसर्जेंसी को जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने बोला था इट इज़ ग्रेवेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, कोट अनकोट करके आप इसको
यूज कर सकते हो। ये GS3 में हमारा रहता है इंसर्जेंसी वाला जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी बोलते हैं, नक्सलिज्म भी होता है। तो ये जो है ये GS3 में काम आएगा। ऊपर और क्या हो सकता है, ये ऐसे में भी हम यूज कर सकते हैं कहीं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कितने, अगर अक्टूबर 29 तक इस साल की ही बात करें तो 330 माओइस्ट हैव बीन किल्ड और 398 अरेस्टेड। इसके बाद अगर पूरा डाटा देखोगे तो इस साल 1787 माओइस्ट जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, LWE डिस्ट्रिक्ट, उनकी जो संख्या है वो 11 पे आ गई है। पहले 2022 के आसपास ये 40 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको बोला जाता था जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे। जो एरिया नक्सलिज्म और माओइस्ट इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है उसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था, ठीक है। आज भी बोलते हैं उसको रेड कॉरिडोर एरिया, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार का कुछ एरिया, और ऐसे करके काफ़ी वाइड स्प्रेड था। अराउंड 10+ स्टेट्स में ये फैला हुआ था, ठीक है। इनके जो मेन लीडर थे चारू मजूमदार, ठीक है, उन्होंने स्लोगन दिया था जब माओइस्ट का ये जो पीक पे चल रहा था, चाइनाज चेयरमैन इज़ आवर चेयरमैन एंड चाइनाज पाथ इज़ आवर पाथ, बिकॉज क्योंकि ये माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है। और माओइस्ट आइडियोलॉजी हमें पता है चाइना से ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। माओ, जहाँ इनके एक लीडर थे माओ जेडोंग, ठीक है, उनके वजह से, ठीक है। एक यहाँ पे अच्छा सा पैराग्राफ दिया है, द आइडियोलॉजिकल अंडर करंट दैट इंस्पायर्ड द नक्सलाइट मूवमेंट ए डीप, ये आइडियोलॉजिकल इंसर्जेंट अंडर करंट थी जिसने इंस्पायर किया था नेशनलाइट मूवमेंट को, नक्सलाइट मूवमेंट को। उनमें क्या था, डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस अराइजिंग फ्रॉम सोशल इनक्वलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन और सोशल पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये मेन जो इनका रीज़न था ये नक्सलाइट मूवमेंट होने का, इसमें ये 3 रीज़न हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस आगे देखें, इंडिया स्टिल रैंक्स अमंग लोवेस्ट अमंग द G20 कंट्रीज इन, फिगर दिया गया है GDP और PPP टर्म्स का कि इंडिया अभी भी लोवेस्ट है G20 कंट्रीज, ठीक है, इन बोथ पर कैपिटा GDP एंड PPP टर्म्स, ठीक है। इसमें हमने एक अभी कुछ दिनों पहले ये पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में, देख कि जीनी कोफिशिएंट जो हम क्राइटेरिया लेते हैं जिसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो है वो लेते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका आइडिया लेते हैं, लेकिन उसमें इनकम और वेल्थ इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी जीनी कोफिशिएंट के या गिनी कोफिशिएंट के बारे में बोला गया, इट इज़ ए मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी हैज़ शोवन ओनली मोडेस्ट शिफ्ट्स, ठीक है। तो ये वैसे बता रहे हैं कि इनकम इक्वालिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसमें जो फैक्टर लिया जाता है वो लिया जाता है एक्सपेंडिचर का फैक्टर, ठीक है, ये याद रखना। देयर इज ए सीवियर शॉर्टफॉल्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर एक्सेस एंड न्यूट्रिशन इन द लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने कुछ मॉडल्स बनाए, कुछ मतलब किया भी है काम, बट उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली है। जैसे हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए, एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनाए थे, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी फोकस था हमारा कि हमें एजुकेशन देना चाहिए था, हेल्थ, ठीक है, और न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं बैक हो गया था। एजुकेशन पे हमने अच्छा काम किया है, बट जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात है वहाँ पे इन एरियाज़ में काफ़ी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्योंकि ये ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं ये ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे ये
माओइस्ट एक्टिविटीज़ होती है, माओइस्ट इंसर्जेंसी होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो उनके पास क्या है कि जो हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया था, ठीक है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अभी ये ऑथर बोल रहे हैं कि अगर हमें अनलेस वी ब्रिज द chasm between glittering growth and grim realities of inequalities and deprivation, अगर हम जब तक उस ब्रिज को ख़त्म नहीं करेंगे, द माओइस्ट इंसर्जेंसी जो हमें लग रहा है कि 40 से 11 डिस्ट्रिक्ट तक आ गई है, ये वापस 11 से बढ़ के 20-25 कुछ भी हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि हमें जो गैप्स हैं, जो इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन वाले, उनको फिल करना है, ठीक है। इंसर्जेंसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के बारे में आप पूरा एक आर्टिकल जो है, पूरा नोट्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, उनको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके देख लेना। वहाँ से आपको और भी बेटर पता लग जाएगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, कौन इसके लीडर थे, ठीक है, कहाँ ज़्यादा अफेक्टेड है, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इनके खुद के क्या प्रॉब्लम्स है या क्यों ये इंसर्जेंसी कर रहे हैं, क्या इनका मोटो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस और केस स्टडीज़ क्या क्या हैं, वो देखना है, ठीक है। तो ये एक मेंस के लिए जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दैट वी आर सीइंग देयर इज़ डिक्रीज इन इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ बट स्टिल देयर इज़ ए वे अहेड, ठीक है। तो ऐसा मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो उस वे में आप देख लेना। और उसमें पूछा जा सकता है व्हाट आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, एंड व्हाट एक्स्ट्रा कैन बी डन। ये आर्टिकल है, इसमें बस कुछ नहीं है, 2-3 जो हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी है एक, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और एक और जो है नाम दिया गया है, बस वही देखेंगे। एक है चांगतांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी, ठीक है, जो कि लेह लद्दाख वाले एरिया में है। दूसरी है कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी लेह लद्दाख वाले एरिया में। और एक है अरुणाचल प्रदेश का ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थोड़ा याद रख लेना, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें यह है, इसका जो मेन जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें आता है, जो चांगतांग है उसमें है तिब्बतन वोल्फ, और जो काराकोरम है उसमें है तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। तो इन दो को इम्पोर्टेंटली ये दो याद रख लेना। वोल्फ की बात करेंगे तो चांगतांग में आएगा, और अगर काराकोरम की बात करेंगे तो इसमें एंटीलोप आएगा, ठीक है, बस। तो वो भी तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। तो इतना ही, इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं इस आर्टिकल का। फिर अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बोला गया है कि जो कजाकिस्तान है, ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन किया है अब्राहम अकॉर्ड्स को विद इज़राइल। तो कब से ये स्टार्ट हुआ था ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये अब्राहम अकॉर्ड्स थे क्या, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या चल रहा था, इज़राइल, ठीक है, और कुछ और कंट्रीज़ जो आसपास की थी उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ एग्रीमेंट्स बनाया, ठीक है, एग्रीमेंट्स बना के सब एक साथ आए और डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स की एस्टेब्लिश किया। किस किस के बीच हुआ था उस समय, ये था इज़राइल प्लस उस समय बहरेन था एक, ठीक है, BAHRAIN, ठीक है, बहरेन एंड UAE, ठीक है। तो इन तीन देशों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, ये 2020 की बात है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें और भी कंट्रीज़ जो हैं वो ऐड होती गई। अभी अगर देखोगे
तो अब्राहम अकॉर्ड के नेशंस की बात करें तो बहरीन ने, फिर मोरक्को ऐड हो गया, फिर सूडान ऐड हो गया और अभी कजाकिस्तान ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सूडान के बारे में अभी थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है सही से इसको, और अभी वापस सूडान में कुछ गृह युद्ध छिड़ गया है तो उसमें एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, तो उस वजह से अभी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आज के इस न्यूज़पेपर में इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट था। बाकी कुछ न्यूज़ और थी जो मुझे नहीं लगता कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी। प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखोगे तो आजकल हर कोई कुछ ना कुछ भी मतलब जो आता है आर्टिकल में, हर कुछ सब कुछ मतलब छापने लग जाते हैं कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट मुझे जो लगा मैंने वो दिया। बाकी अब नेक्स्ट जो भी है, बाकी हम 9 नवंबर को देखते हैं, जो भी इस आर्टिकल आएगा उसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैनल का नाम आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, क्लिक यूपीएससी बाय लवप्रीत ऑफिशियल, ठीक है। थैंक यू।